नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अपना 7वां मॉक टेस्ट है उसको सॉल्व करेंगे। मॉक टेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ों बता देना चाहता हूँ कि जैसे ये जो मॉक टेस्ट हैं वो एडू गुरिल्ला पब्लिकेशन की एक बुक आई है, उसमें 10 दिए गए हैं, उससे मैं करा रहा हूँ। तो इस बार जो आपका सिलेबस दिया गया है वो इस तरह का सिलेबस अभी तक किसी एग्ज़ाम में रहा नहीं है। तो क्वेश्चन जो है वो सब बनाए गए हैं बहुत सारे उसमें। तो कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें मुझे जो ऑप्शन है वो चेंज समझ में आ रहा है, तो वो मैं वहाँ पे बता रहा हूँ, और इन्होंने जो आंसर दिया है वो अभी मैं बता रहा हूँ। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें एक से अधिक ऑप्शन है वो सही लग रहे हैं, उनके बारे में भी मैं बता रहा हूँ। तो जो इन्होंने आंसर प्रोवाइड करे हैं वो तो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ सभी क्वेश्चन में। तो आप अपने हिसाब से जो आपको सही लगे वो आप अपना सही आंसर मान सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, तुंगभद्रा अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है। तो जो तुंगभद्रा अभ्यारण्य आपको यदि नहीं भी पता है तो आपको पता होगा कि जो कृष्णा रिवर है ना उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो सबसे बड़ी, वो तुंगभद्रा है। और इसका ज़्यादातर एरिया है वो कर्नाटका स्टेट जो है ना उसमें आता है। तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। सी ऑप्शन आपका सही है। सेकेंड क्वेश्चन नंबर है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में केवल एक ही नेशनल पार्क है, वो है दुधवा। तो ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सेचुतुहान नाला वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम जैसे पोषकों की मृदा में मात्रा किसी भी समय में कैसे संदर्भित की जाती है। तो इन जो पोषक तत्वों की मात्रा है ना वो स्थायी अवस्था, स्टेबल स्टेट जो होती है ना उसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं। डी ऑप्शन इसका सही है 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, पारिस्थितिक तंत्र में अपघटकों की क्या भूमिका है। अपघटक को इंग्लिश में डिकम्पोजर बोलते हैं। ऑप्शन देखते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करना, अन्य जीवों की जनसंख्या को विनियमित करने के लिए, सी ऑप्शन है मृत कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए, डी है रोग के प्रकोप को रोकने के लिए। तो जो डिकम्पोजर्स होते हैं ना वो डेड ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस हैं उनको ब्रेक करते हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 6, समुद्र महासागर गहरी झील के पानी के शुरुआती हिस्से जो सी बेड के निकट हैं उसे किसके रूप में जाना जाता है। तो इनको डोर्सल जोन के नाम से जाना जाता है। आप यदि इसमें कन्फ्यूजन होगी ये क्या होते हैं तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान मतलब इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस पद को कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है, युद्ध प्रभावित मध्य पूर्व के शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए यूरोपीय देशों द्वारा दिए गए वचन। ये तो आपका गलत है। जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए, इस सामान लिखा है ना यहाँ पे सामना होगा, सामना करने के लिए विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना। बी ऑप्शन ही आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए बर्फ की चादरों और ग्लेशियरों के पिघलने के कारण, मतलब जलवायु परिवर्तन की वजह से जो ग्लेशियर्स हैं वो उनमें जमा बर्फ पिघल रही है। तो बोल रहा है इसकी वजह से बुनियादी ढांचे का विकास हो रहा है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका लॉस हो रहा है, या राज्य स्तरीय भेद्यता एवं जोखिम का मानचित्रण करना, सी है मरुस्थलीकरण, और डी है प्रजातियों को खतरे में डालना। तो इसकी वजह से इन्होंने आंसर दिया है सी कि मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। तो ऐसे जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसकी वजह से जो पोल्स में ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं। तो कई सारे ऐसे आइलैंड नेशन जैसे मालदीव है, इंडोनेशिया के कुछ भाग हैं, फिलीपींस है, तो
इन जो आइलैंड नेशन है उनके समुद्र में डूबने के खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि जो समुद्र का स्तर है ना, समुद्र के जल का स्तर वो बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या दिया गया है। हाँ, मानसून में विराम का अर्थ क्या है? मतलब जैसे मानसून आता है ना तो बीच में बोलते हैं मानसून आया लेकिन बारिश नहीं हुई। ऐसा थोड़ी है कि मानसून आ जाता है तो लगातार बारिश होती रहती है। तो इसका बोल है कि मानसून में विराम का क्या अर्थ है? मानसून का देर से आगमन, मानसून की जल्दी वापसी, या मानसून के दौरान शुष्क अवधि, या मानसून की अचानक शुरुआत। तो सी ऑप्शन जो है ना कि मानसून के दौरान जिस टाइम पे बारिश नहीं होती है उसको बोलते हैं मानसून में विराम। तो 9 का सी ऑप्शन सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है। NWAP मतलब नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना को लागू करने में वन विभाग की क्या भूमिका है? ऑप्शन देखते हैं। वन्यजीव संरक्षण कानूनों और विनियमों को लागू करने के लिए। अगला ऑप्शन है वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों का प्रबंधन और संरक्षण करना। सी है वन्यजीव आबादी का अनुसंधान और निगरानी करना। डी उपरोक्त सभी। तो ये डी ऑप्शन आपका सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना कब शुरू की गई थी? तो इसको 2017 में शुरू किया गया था, लेकिन दो ऑप्शन है 2017 का। 2 अक्टूबर 2017 को शुरू की गई थी। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नम सदाबहार वन और अर्ध सदाबहार वन का संयोजन? मतलब नम सदाबहार वन और अर्ध सदाबहार वन कहाँ पे पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में। 12 का ए ऑप्शन आपका सही है। और ये जैव विविधता हॉट स्पॉट जो होता है ना, बायोलॉजिकल ये बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, उसमें भी आते हैं पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और नॉर्थ ईस्ट एरिया। अगला क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, इसके बाद स्पेस दिया गया कि साइलेंट वैली में पाए जाते हैं। तो साइलेंट वैली केरला में है। यदि ये साइलेंट वैली ना दिया होता तो क्वेश्चन और अच्छा बन जाता। ये ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर, शीतोष्ण वनों में कितनी वर्षा होती है? तो इसमें 75 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वर्षा की मात्रा उसको सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है। सामाजिक वानिकी का अर्थ है वनों का प्रबंधन और संरक्षण। निम्न में से कौन सामाजिक वानिकी की श्रेणी नहीं है? इसमें जो सी ऑप्शन दिया गया है ना, आदिवासी वानिकी, ये वानिकी की श्रेणी में नहीं आते, बाकी सब आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16, रायला हाथी अभ्यारण्य भारत के किस स्थान पर स्थित है? राज्य दिए गए हैं, तो जो रायला एलिफेंट रिजर्व है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। सी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, पहला हाथी रिजर्व या अभ्यारण्य कहाँ बनाया गया था? तो ये केरल में बनाया गया था। सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व जो है ना वो भारत का पहला हाथी रिजर्व है, झारखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 18, महाराष्ट्र भारत के मेलघाट टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल कितना है? मतलब जो मेलघाट टाइगर रिजर्व है ना वो महाराष्ट्र में स्थित है और इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो ये है 1677 वर्ग किलोमीटर। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है। पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए भारत में जंगल का अनुपात कितना होना चाहिए? तो लगभग 33%, 1/3 होना चाहिए। सी ऑप्शन आपका सही है, 31 से 34%। अगला क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है। पारिस्थितिक संतुलन किस लिए महत्वपूर्ण है? स्वास्थ्य, स्थिरता, क्षमता, और डी दिया है ए और बी दोनों। तो ए ऑप्शन जो है वो सबसे ज़्यादा सटीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इकोटोन क्या है? तो ये दो जो इकोसिस्टम होते हैं ना उसके बीच का संक्रमण क्षेत्र है। तो सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, दो समुदायों के बीच संक्रमण क्षेत्र में प्रजाति विविधता की वृद्धि की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं एज इफेक्ट।
EDGE और इफेक्ट EFFECT। तो एज इफेक्ट को हिंदी में मेरे हिसाब से सीमा प्रभाव बोलते हैं, तो इसको सी ऑप्शन सही होना चाहिए, लेकिन इन्होंने बी ऑप्शन को सही दिया है, मतलब बी ऑप्शन मतलब कोर प्रभाव को सही बताया है। तो आप अपने हिसाब से आप ढूंढ सकते हैं, जहाँ पे आपको मिले आप देखें इसको। 22वां क्वेश्चन नंबर हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। एक ही समुदाय को साझा करने वाले पर्यावरण में प्रजातियों की विविधता क्या कहलाती है? तो इसको अल्फा डाइवर्सिटी बोलते हैं। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? वन संरक्षण अधिनियम 1980 की कौन सी धारा अधिकारियों और सरकारी विभाग द्वारा किए गए अपराधों से संबंधित है? इस क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि धारा जो 3B है ना, वो प्राधिकरणों या अधिकारियों के द्वारा जो अपराध किए जाते हैं उससे संबंधित है। 3B ऑप्शन है नहीं, इसमें इन्होंने 3A जो है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी जो है इसको सही किया है, लेकिन जो 3A धारा है ना उसमें कि कोई भी यदि वन संरक्षण अधिनियम के धारा 2 का जो उल्लंघन करेगा तो उसके लिए दंड का प्रावधान दिया गया है। आप इसको जाके देख सकते हैं, वन संरक्षण अधिनियम में 5 धाराएं हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 25। वन संरक्षण अधिनियम 1980 की कौन सी धारा निरसन और बचत से संबंधित है? ये धारा 5 है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 26। वन द्वारा अपरदन को कैसे नियंत्रित किया जाता है? सूर्य के प्रकाश के प्रवेश में कमी करके, मिट्टी की सतह पर वर्षा के बल को कम करके। बी ऑप्शन आपका सही है कि जो बारिश का प्रभाव होता है ना, तो वेग जो होता है ना वो कम हो जाता है बहने का, और डायरेक्ट जो बूंदें हैं वो डायरेक्ट नहीं ज़मीन पे पड़ती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है? किसी क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का उद्देश्य क्या है? जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा और संरक्षण। पहला सही लग रहा है, बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। शहरीकरण और औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, ये तो है नहीं। संसाधन निष्कर्षण गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। ए ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 28। क्या बोल रहा है? इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का उद्देश्य क्या है? 20 जो 7 था उसमें भी यही क्वेश्चन था, और 28 है वही क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने थोड़े से ऑप्शन जो है ना वो चेंज कर दिए हैं। औद्योगिक विकास के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, ये तो सही है नहीं। एक क्षेत्र की जैव विविधता और नाजुक पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा के लिए। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन, इको सेंसिटिव जोन ESZ इंग्लिश में बोलते हैं क्या है? औद्योगिक विकास के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र, ये तो है नहीं। राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों के आसपास एक संरक्षित क्षेत्र, तो ये जो 29 का बी है ना यही सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है? कार्बन क्रेडिट किसके लिए उपयोग किया जाता है? कार्बन ऑफसेट खरीदने के लिए, उत्सर्जन भत्ते का व्यापार करने के लिए, या उत्सर्जन में कमी को नापने के लिए। डी ऑप्शन आपका सही है। ये सभी चीज़ें हैं ना, इनके लिए कार्बन क्रेडिट उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 31। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में कार्बन क्रेडिट का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन देखते हैं। उत्सर्जन में कमी के लिए बाजार आधारित तंत्र बनाना। ए ऑप्शन जो है ना वो यही सही है, बाकी आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, विश्व में सर्वाधिक प्रचलित कार्बन क्रेडिट बाजार कौन सा है? तो ये है 32 यूरोपीय संघ उत्सर्जन व्यापार प्रणाली EU ETS। EU मतलब यूरोपियन यूनियन, ETS का मतलब होता है एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम। सी ऑप्शन आपका सही है। अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब सबसे ज़्यादा कार्बन क्रेडिट जो बाजार वो सबसे बड़ा कौन सा है? वो है EU का। अगला क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है? कार्बन क्रेडिट का व्यापार कौन कर सकता है? केवल सरकारें, व्यवसाय नहीं, यहाँ व्यवसायी होना चाहिए, एंटरप्रेन्योर्स, केवल व्यक्ति। तो ये
डी ऑप्शन जो है ना, ये सभी लोग कर सकते हैं कार्बन क्रेडिट का व्यापार, सरकारें या व्यवसाय या व्यक्ति। अगला है जलवायु संरक्षण नीतियों का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए, जैव विविधता की रक्षा के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए। तो डी ऑप्शन आपका सही है, ये तीनों सही हैं, मतलब तीनों के जलवायु संरक्षण की नीतियों के तीनों लक्ष्य में आते हैं। अगला है मिट्टी और नमी संरक्षण क्या है? मिट्टी की गुणवत्ता का संरक्षण, जल संसाधनों का संरक्षण, मृदा अपरदन में कमी या उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन इसका भी सबसे सटीक लग रहा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 36, मृदा और नमी संरक्षण के मुख्य लाभों में से एक क्या है? कृषि उत्पादकता में वृद्धि, पानी की गुणवत्ता में सुधार, संवर्धित वन्यजीव आवास या उपरोक्त सभी। मृदा और नमी संरक्षण, ये ऑप्शन इसका सही है, कृषि उत्पादकता में वृद्धि। अगला क्वेश्चन नंबर 37, मृदा और नमी संरक्षण तकनीक का उदाहरण क्या है? एक कवर क्रॉपिंग जो है ना, ये मृदा और नमी संरक्षण की तकनीक है। इसमें फसल के बीच में कुछ घास घास बो देते हैं, जिससे जो नमी है वो बनी रहती है और जो मृदा अपरदन है वो भी कम होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 38, मृदा अपरदन का पर्यावरण पर संभावित प्रभाव क्या है? मिट्टी में पोषक तत्वों का स्तर बढ़ा हुआ स्तर, मतलब पानी की गुणवत्ता में सुधार, जल मार्गों में अवसादन में वृद्धि, या हवा की गुणवत्ता में कमी। मतलब मृदा अपरदन से क्या होता है, तो जो जल मार्ग होते हैं ना, वहाँ पे सेडिमेंट्स बढ़ जाते हैं। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 39, क्या बोल रहा है? वनीकरण क्या है? जहाँ जंगल नहीं था वहाँ पेड़ लगाने की प्रथा, ये ऑप्शन ही आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 40, कृषि वानिकी क्या है? जंगल में फसल उगाना, ये तो है नहीं। जहाँ जंगल नहीं था वहाँ पेड़ लगाना, ये नहीं है। कृषि परिदृश्य में पेड़ों का एकीकरण, तो सी ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में 41, वनीकरण और कृषि वानिकी के कुछ लाभ क्या हैं? कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन में वृद्धि, मतलब कार्बन भंडार में वृद्धि। वन जो होते हैं ना, वो कार्बन स्टॉक का काम करते हैं ना। मिट्टी की उर्वरता में सुधार, जैव विविधता में वृद्धि या उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन आपका सही है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 42, क्या बोल रहा है? वनीकरण और कृषि वानिकी से जुड़ी मुख्य चुनौतियों में से एक क्या है? रोपण के लिए उपयुक्त भूमि खोजने में कठिनाई, या कृषि और वानिकी के बीच भूमि उपयोग के लिए प्रतिस्पर्धा, सी है रोपण और प्रबंधन गतिविधियों के लिए धन की कमी, है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर है वो है बी। इन्होंने भी बी ऑप्शन दिया है। मैं आपको बताऊंगा जिसमें मेरा आंसर इनके आंसर से अलग होगा, तो मैं उसमें आपको बता दूंगा कि मुझे कौन सा सही लग रहा है, इन्होंने कौन सा सही दिया है। अगला क्वेश्चन नंबर 43, वन बंदोबस्त क्या है? ऑप्शन देखते हैं। एक बस्ती जहाँ लोग वन क्षेत्र में रहते और काम करते हैं। दूसरा ऑप्शन है वनों के संरक्षण और वनों के संरक्षण के उद्देश्य से स्थापित एक बस्ती, वाणिज्यिक लॉगिंग के उद्देश्य से स्थापित एक समझौता, या शहरी विकास के उद्देश्य से स्थापित एक समझौता। ये ऑप्शन आपका सबसे सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 44, वन बस्तियों के कुछ लाभ क्या हैं? स्थानीय समुदायों के लिए बेहतर आजीविका, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन में वृद्धि, वन संसाधनों का बेहतर प्रबंधन, या उपरोक्त सभी। तो 44 का डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 45, वन बस्तियों से जुड़ी कुछ चुनौतियां क्या हैं? भूमि और संसाधनों पर संघर्ष, बुनियादी सेवाओं और बुनियादी ढांचे तक सीमित पहुंच, कार्यकाल के अधिकार हासिल करने में कठिनाई, या उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 46, क्या बोल रहा है? वन बंदोबस्त कार्यक्रम के मुख्य लक्ष्यों में से एक क्या है? स्थायी समुदायों के लिए बेहतर आजीविका प्रदान करना, वन और वन संसाधनों का संरक्षण, वाणिज्यिक लॉगिंग को बढ़ावा देना,
शहरीकरण को बढ़ावा देना। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 47, राजस्व अभिलेखों में वन भूमि का नामांतरण क्या है? वन भूमि के स्वामित्व को बदलने के लिए, वन भूमि के भूमि उपयोग को बदलने के लिए, वन भूमि के भू अभिलेखों को अद्यतन करने की प्रक्रिया। सी ऑप्शन जो है ना यही सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 48, राजस्व अभिलेखों में वन भूमि का नामांतरण क्यों महत्वपूर्ण है? स्वामित्व या भूमि उपयोग अधिकारों पर विवादों को रोकने के लिए। अगला ऑप्शन है यह सुनिश्चित करने के लिए कि वन भूमि का आधिकारिक रिकॉर्ड सही है। सी है स्थायी वन प्रबंधन प्रथाओं का समर्थन करना, या उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर, राजस्व रिकॉर्ड में वन भूमि के नामांतरण से जुड़ी कुछ चुनौतियां क्या हैं? वन भूमि के बारे में सही जानकारी का अभाव, जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया, स्थायी समुदायों का विरोध, या उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 50, राजस्व अभिलेखों में वन भूमि के नामांतरण का एक मुख्य लक्ष्य क्या है? ऑप्शन है स्वामित्व या भूमि उपयोग अधिकारों पर विवादों को रोकने के लिए, स्थायी वन प्रबंधन प्रथाओं का समर्थन करना, वाणिज्यिक लॉगिंग को बढ़ावा देने के लिए, शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही है। स्वामित्व और भूमि उपयोग अधिकारों पर विवादों को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 51, वन आपदाओं को रोकने में मुख्य चुनौतियों में से एक क्या है? ऑप्शन देखते हैं, संसाधनों और धन की कमी, प्रौद्योगिकी और उपकरणों तक सीमित पहुंच, वन प्रबंधकों के बीच अपर्याप्त प्रशिक्षण और ज्ञान, या उपरोक्त सभी। तो 51 का डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है? जंगल में आग लगने का मुख्य कारण क्या है? प्राकृतिक रूप से बिजली गिरना, मानवीय गतिविधियां, ज्वालामुखी विस्फोट, या डी है उपरोक्त सभी। तो 52 में इन्होंने आंसर दिया है मानवीय गतिविधियां, लेकिन मेरे हिसाब से ये तीनों है ना ये मुख्य कारण में आते हैं, तो आपका डी ऑप्शन सही होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 53 क्या बोल रहा है? वनोन्मूलन क्या है? वनों का शहरी क्षेत्रों में परिवर्तन, एक जंगल से पेड़ों को हटाना, जंगल में नए पेड़ लगाना, शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 54, प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावों को कम करने में वनों की क्या भूमिका है? ऑप्शन देखते हैं। इसमें बोला कोई भूमिका नहीं है, ये तो गलत है। वन प्राकृतिक आपदाओं की गंभीरता बढ़ाते हैं, ये भी गलत है। वन पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं प्रदान करते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं को प्रभावों को कम करती हैं। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोल रहा है? वनों से काटी गई इमारती लकड़ी का मुख्य उपयोग क्या है? निर्माण, फर्नीचर और कागज उत्पादन, ऊर्जा उत्पादन, चिकित्सा अनुसंधान। अब इसमें इमारती लकड़ी बोल रहा है तो इसलिए बी ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि जो कागज उत्पादन के लिए लकड़ी यूज होती है ना उसको इमारती लकड़ी नहीं बोलते, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 56, वन उपज के स्थायी प्रबंधन का प्राथमिक लाभ क्या है? जैव विविधता बनाए रखना, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं का समर्थन करना, संसाधनों की दीर्घकालिक उपलब्धता, या कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन बढ़ाना। तो बी ऑप्शन आपका सही है, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं का समर्थन करना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 57, वन प्रमाणीकरण के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? स्थायी वन प्रबंधन को बढ़ावा देना, पहला ही ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोल रहा है? सबसे व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त वन प्रमाणन योजना क्या है? तो इसमें FSC,
FSI और PEFC, ये 3 हैं वन प्रमाणन स्कीम जो विश्व में चल रही हैं। तो बोल रहा है सबसे व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त, तो अभी सबसे ज़्यादा जो सर्टिफिकेट दिए गए हैं वो PEFC के द्वारा दिए गए हैं। तो मेरे हिसाब से C ऑप्शन सही है, लेकिन इन्होंने A ऑप्शन को सही माना है। वैसे जो FSC है वो सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन है। अगला है 59, मानव वन्य जीव संघर्ष क्या है? संसाधनों को लेकर इंसानों और जानवरों के बीच संघर्ष। ए ऑप्शन आपका सही है, पहले वाला। क्वेश्चन नंबर 60 है, मानव वन्य जीव संघर्ष के प्रमुख कारण क्या हैं? ऑप्शन देखते हैं। आवास और प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान, वन्य जीव आबादी में वृद्धि, मानव आबादी में वृद्धि, भूमि उपयोग पैटर्न में परिवर्तन। ए ऑप्शन है ना सबसे सटीक है। आवास और प्राकृतिक संसाधनों का जो नुकसान हो रहा है ना वन्य जीवों के, इस वजह से वो अब ह्यूमन जो पॉपुलेशन है उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 61, मानव वन्य जीव संघर्ष का वन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन देखते हैं। घटती हुई आबादी, मृत्यु दर में वृद्धि, प्राकृतवास नुकसान, तनाव और बीमारी में वृद्धि। तो इसमें मृत्यु दर में वृद्धि, ज़्यादा जीवों की मृत्यु हो रही है। जब कोई जो जंगली जीव है ना वो मानव आबादी के संपर्क में आता है तो ज़्यादातर लोग उसको मार देते हैं, वो उसको अपने लिए खतरा समझते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोल रहा है? एक वनपाल का प्रमुख कर्तव्य क्या है? ऑप्शन देखते हैं। वन्य जीवन की रक्षा के लिए, वन संसाधनों का प्रबंधन करना, शिकार कानूनों को लागू करना, या वन पथों का रखरखाव करना। तो वन संसाधनों का प्रबंधन करना, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 63, वन संसाधनों के प्रबंधन के मामले में वनपाल का क्या अधिकार है? तो यहाँ पे वन संसाधनों के प्रबंधन के लिए पूछ रहा है, वनों तक पहुंच को विनियमित करना। ए ऑप्शन आपका सही है 63 का। अगला क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोल रहा है? वन्य जीव प्रबंधन के संदर्भ में वनपाल का कौन सा उत्तरदायित्व तो नहीं है? यहाँ पे बोल रहा है शिकार कानूनों को लागू करने के लिए, लुप्तप्राय प्रजातियों के आवास का प्रबंधन करना, मछली पकड़ने की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए, या निर्धारित आग का प्रबंधन करना। डी ऑप्शन इन्होंने सही माना है, लेकिन ये मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा सही लग नहीं रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 65, अग्नि प्रबंधन के मामले में वनपाल का क्या अधिकार नहीं है? अग्नि प्रबंधन के मामले में अग्नि नियमों को लागू करना, अग्नि नियमों को लागू करने के लिए लो ए और बी सेम दिए गए हैं। निर्धारित आग का प्रबंधन करना, ये लुप्तप्राय प्रजातियों के आवास का प्रबंधन करना। डी ऑप्शन है ना सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 66, वृक्षारोपण के लिए एक कार्य योजना का एक प्रमुख घटक क्या है? मतलब वृक्षारोपण के लिए आप एक्शन प्लान बनाएंगे तो उसका प्रमुख घटक कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। मिट्टी की तैयारी करना, प्रजातियों का चयन, जांचना और परखना, विपणन और बिक्री। तो प्रजातियों का चयन सबसे महत्वपूर्ण है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोल रहा है? वृक्षारोपण की कार्य योजना में वित्त पोषण के संबंध में क्या जिम्मेदारी है? ऑप्शन देखते हैं। सरकारी एजेंसियों से धन सुरक्षित करने के लिए। धन सुरक्षित करने के लिए क्या मतलब? धन सरकारी जो सिस्टम है ना उससे धन इशू करवाना। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 68, साइट तैयार करने के संबंध में वृक्षारोपण के लिए एक कार्य योजना में एक कदम क्या है? साइट की सफाई, मिट्टी विश्लेषण, सिंचाई प्रणाली की स्थापना, एक फसल योजना का विकास। तो मिट्टी का जो विश्लेषण है ना वो इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन नंबर 69,
निगरानी और मूल्यांकन के संबंध में वृक्षारोपण के लिए कार्य योजना का एक घटक क्या है? वृक्ष वृद्धि को नापना। पहला ही ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोल रहा है? वनों से पर्यावरण को क्या लाभ है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी, हवा की गुणवत्ता में सुधार, जल प्रतिधारण में वृद्धि। या ए और बी दोनों? तो डी ऑप्शन आपका सबसे सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 71, जलवायु के लिए वनों का क्या लाभ है? कार्बन पृथक्करण, जल चक्र का नियमन, स्थानीय जलवायु को ठंडा करना, या हवा की गति को कम करना। तो जलवायु के लिए ना, तो इसमें जलवायु के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना उसको एब्जॉर्ब करता है ना, तो ए ऑप्शन आप सही बोल सकते हैं। इन्होंने भी ये ऑप्शन दिया है, कार्बन पृथक्करण। अगला क्वेश्चन नंबर 72, वन और वन्य जीव संरक्षण का एक प्रमुख पहलू क्या है? ऑप्शन इसके इधर दिए गए हैं। पर्यावास संरक्षण, संसाधनों का सतत उपयोग, वनीकरण, और अगला आया डी ऑप्शन शिकार विरोधी उपाय। इसका ए ऑप्शन सही है, पर्यावास संरक्षण। अगला क्वेश्चन नंबर 73, वह कौन सा कारक है जो वन और वन्यजीव संरक्षण के लिए खतरा है? वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन, चराई और मृदा अपरदन। तो 73 का ए ऑप्शन है ना सबसे सटीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 74, वन संरक्षण के लिए सरकारी कानूनों और नीतियों का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? वनों की कटाई को रोकना, स्थायी वन प्रबंधन को बढ़ावा देना, वन्य जीवों की रक्षा करना, कार्बन उत्सर्जन को कम करना। तो बी ऑप्शन जो है ना, स्थायी वन प्रबंधन को बढ़ावा देना, इसमें सब आ जाते हैं। कटाई को रोकना, वन्य जीवों की रक्षा करना, कार्बन उत्सर्जन में कमी करना। अगला क्वेश्चन नंबर 75, वन संरक्षण के लिए सरकारी कानूनों और नीतियों का एक प्रमुख घटक क्या है? वन्य जीव आवासों की रक्षा करना, लॉगिंग गतिविधियों का विनियमन, वनीकरण को बढ़ावा देना, वनों की कटाई की निगरानी। तो इसमें इन्होंने बी ऑप्शन को सही दिया है, लेकिन इसमें जो सभी ऑप्शन है ना वो काफ़ी करीब हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 76, वन संरक्षण में सरकार की क्या भूमिका है? संरक्षण कानूनों और नीतियों को लागू करना। ए ऑप्शन आपका सबसे सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोल रहा है? वन संरक्षण के लिए सरकारी कानूनों और नीतियों का क्या लाभ है? बेहतर जैव विविधता, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन में वृद्धि, वानिकी से आर्थिक लाभ बढ़ा, या वन प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करना। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 78, भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का महत्वपूर्ण योगदान क्या है? इमारती लकड़ी का उत्पादन, जैव विविधता संरक्षण, पर्यावरण पर्यटन, या कार्बन पृथक्करण। तो ए ऑप्शन इसका सही है, इमारती लकड़ी का उत्पादन। अगला क्वेश्चन नंबर 79, भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का अन्य योगदान क्या है? अब इन्होंने ऊपर एक योगदान पूछा, नीचे अन्य योगदान पूछ दिया। मृदा संरक्षण, जल विनियमन, फसलों का परागण, पशुधन, चराई। तो जल विनियमन, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोल रहा है? भारतीय अर्थव्यवस्था में पारिस्थितिक पर्यटन का क्या योगदान है? वन्यजीव आधारित पर्यटन के माध्यम से आय उत्पन्न करना ना, पहले ही ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का क्या महत्व है? वे मूल्यवान लकड़ी और गैर इमारती वन उत्पाद प्रदान करते हैं। बी ऑप्शन है, वे कृषि और वानिकी आधारित गतिविधियों के माध्यम से लाखों लोगों की आजीविका का समर्थन करते हैं। सी है, वे जलाऊ लकड़ी और लकड़ी का कोयला जैसे नवीकरणीय ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। डी उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोल रहा है? 82, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में वनों की क्या भूमिका है?
वन्य जीवों के लिए आवास प्रदान करना, जल चक्र का विनियमन, कार्बन का भंडारण या उपरोक्त सभी। तो 82 का भी डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 83, वन पारिस्थितिक तंत्र की संरचना को निर्धारित करने वाला प्राथमिक कारक क्या है? तो ये जलवायु है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 84 क्या बोल रहा है? भारतीय कृषि को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक, तो ये भी है जलवायु, सी। अगला क्वेश्चन नंबर 85, क्रॉप सर्कल आमतौर पर किससे संबंधित है? प्राकृतिक घटना, विदेशी गतिविधियां, मानव निर्मित डिजाइन या मौसम चक्र। तो सी ऑप्शन आपका सही है, मानव निर्मित डिजाइन। अगला क्वेश्चन नंबर 86, भारत में खाद्य सुरक्षा में योगदान देने वाला प्रमुख कारक क्या है? कृषि उत्पादकता, ए ऑप्शन आपका सही है 86 का। जितना कृषि उत्पादन ज़्यादा होगा उतने खाद्य सुरक्षा बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय कृषि के सामने मुख्य चुनौती क्या है? सूखा, पानी की बाढ़, प्रौद्योगिकी का अभाव, कीट और रोग का प्रकोप। तो इन्होंने डी ऑप्शन सही दिया है इसको। अगला क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोल रहा है? वन संरक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना, ही तो गलत है, निगेटिव है ना ये। अगला वन पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता को संरक्षित करना, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला है वनों की कटाई को बढ़ाना, ये गलत है, कृषि के लिए वनों का उपयोग, ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर 89 क्या बोल रहा है? वन्य जीव आबादी के लिए मुख्य खतरा क्या है? निवास का विनाश, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं, कीट और रोग का प्रकोप। तो 89 का जो ए ऑप्शन है वो सही है, निवास का विनाश। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90, वनोन्मूलन का मुख्य कारण क्या है? प्राकृतिक आपदाएं, जलवायु परिवर्तन, कृषि विस्तार या अतिचारण। तो इसमें से सी ऑप्शन सही है ना, खेती वाली भूमि को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पे वनों को काटा गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 91, वनोन्मूलन का पर्यावरण पर मुख्य प्रभाव क्या है? वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा स्तर, जैव विविधता में वृद्धि, पानी की गुणवत्ता में सुधार, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। ये तीनों तो गलत है, ये ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 92, भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का मुख्य उद्देश्य क्या है? वन्य जीवों की रक्षा, बी ऑप्शन है वनों और वन्य जीवों की संरक्षण के लिए, बी ऑप्शन जो है ना वही सही है, वनों और वन्य जीव संरक्षण। अगला क्वेश्चन नंबर 93, वन संरक्षण अधिनियम के तहत वन भूमि के परिवर्तन की अनुमति के लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 क्या बोल रहा है? पर्यावरण को बनाए रखने में वनों की क्या भूमिका है? ऑप्शन देखते हैं, जल चक्र को विनियमित करने में, ये तो सही है। पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए, ये भी सही है। ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए, ये भी सही है। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 95, पर्यावरण को बनाए रखने में वनों की क्या भूमिका, वनों की मुख्य भूमिका क्या है? वन्य जीवों के लिए आवास प्रदान करना, जल चक्र को विनियमित करने के लिए, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए, या ऑक्सीजन उत्पन्न करना। तो इसमें इन्होंने बी ऑप्शन है ना उसको सही माना है, जल चक्र को विनियमित करने के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 96, भारत में राष्ट्रीय वन नीति का मुख्य लक्ष्य क्या है? ऑप्शन देखते हैं, देश की पारिस्थितिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए। तो ए ऑप्शन इसका सही है। बाकी आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि ये तो निगेटिव है सब। जैसे वनों के वाणिज्यिक दोहन को अधिकतम करना, ये गलत है। वनीकरण और वनीकरण को बढ़ावा देना, ये एक लक्ष्य में से है, लेकिन मेन लक्ष्य ना ये पहला वाला है। जैसे डी है, लोगों को इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज उपलब्ध कराना, तो ये भी नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 97, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में अनुशंसित वन आवरण कितना है? 33%, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 98, भारत की राष्ट्रीय वन नीति को लागू करने में राज्यों की क्या जिम्मेदारी है? ऑप्शन देखते हैं, वनों का संरक्षण और संरक्षण, लो 2 बार संरक्षण, वनीकरण को बढ़ावा देना,
जंगल की आग पर नियंत्रण और प्रबंधन उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन जो है ना वो है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 99, राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना द्वारा कवर की गई समय अवधि क्या है। तो इसमें तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना की बात हो रही है, तो 2017 से 2031। तो ये आपके 15 साल के लिए है, तो बी ऑप्शन आपका सही है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, भारत में वन उपज के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए कौन जिम्मेदार है। तो इसके लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं, बी ऑप्शन आपका सही है। तो ये आपका हो गया प्रैक्टिस सेट 7, 3 बचे हैं, 3 दिन में मैं आपको करा दूंगा। तो लगभग 40 मिनट में आपका 100 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।